नमस्कार दोस्तों। हिंदी की शिक्षण विधियां चल रही थी। आज हम इसके चैप्टर नंबर 7 पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा बिंदु मुख्य रूप से दो विधियों पर रहेगा। पहली अनुकरण विधि, दूसरा ध्वन्यात्मक विधि। ये अनुकरण विधि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न तो यहाँ से बहुत ही शानदार बनता है। हालांकि पिछले साल तो इजी प्रश्न पूछा गया था कि अनुकरण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। लेकिन एक प्रश्न है जो मैंने आज आपको कम्युनिटी टैब में डाला था, वो इस विधि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुकरण शब्द ही महत्वपूर्ण है। हम सब लोग जानते हैं कि एक बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा ने जो दिया था, उन्होंने तो ये कहा था कि समाज में बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। आगे हम वाचन विधि पढ़ेंगे, उसमें भी ये अनुकरण शब्द आएगा। वाचन 2 प्रकार का, सहस्वर वाचन, और सहस्वर वाचन भी कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, आदर्श सहस्वर वाचन और अनुकरण सहस्वर वाचन। यहाँ पे भी अनुकरण शब्द आएगा। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर की जरूर इस विधि पर नजर रहेगी, तो हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। पहले हम बात करेंगे अनुकरण कितने प्रकार का होता है, अनुकरण क्या होता है और किस अनुकरण में क्या बात कही गई है। ध्वन्यात्मक विधि, इस विधि के प्रतिपादक महत्वपूर्ण है। इस विधि में क्या लिखा है ऐसा जो हमें पढ़ना है, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं अनुकरण क्या होता है। देखिए, सिंपल सा प्रश्न पूछे कि अनुकरण कितने प्रकार का, तो आप बताएंगे 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3। पहला लेखन अनुकरण, जिसमें बच्चे को लिखना सिखाया जाता है। दूसरा लेखन अनुकरण होने के बाद बच्चे को लिखना आ गया, उसके बाद उच्चारण करना सिखाया जाता है, यानी उच्चारण अनुकरण। और तीसरा रचना अनुकरण। ये जो रचना अनुकरण है, ये बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है, माध्यमिक स्तर पर। बाकी ये लिखना और उच्चारण करना ये छोटे बच्चों के लिए होती है। कहीं प्रश्न आ जाए कि प्राथमिक स्तर के लिए या उच्च प्राथमिक स्तर के लिए कौन सा अनुकरण उपयोगी है, तो यहाँ पे आपको ये चीजें बतानी है। अनुकरण विधि में अनुकरण के बारे में बात करें तो देखो, जब एक बालक पहली बार भाषा को सीखता है तो शिक्षक के कार्यों का अनुकरण करके सीखता है। और यह अनुकरण 3 प्रकार का होता है। पहला है लेखन अनुकरण। पहला क्या है? लेखन अनुकरण। जब एक शिक्षक बालक को लिखना सिखाता है तो वह अपने कार्यों का अनुकरण बालक से करवाता है और अनुकरण करते हुए बालक लिखना सीखता है। प्रश्न आ जाए कि लेखन अनुकरण कितने प्रकार का, तो आप बताएंगे 2 प्रकार का। कौन कौन सा? रूपरेखा लेखन अनुकरण और दूसरा होता है स्वतंत्र लेखन अनुकरण। रूपरेखा लेखन अनुकरण नाम से देखो, किसी शब्द की, किसी वर्ण की रूपरेखा अध्यापक बना के देगा और बच्चे से कहेगा बेटा तू भी इसका बना के दिखा। जैसे ये देखो, क इस प्रकार से बना दिया, इस क की रूपरेखा बना दी, और फिर बच्चा क्या करेगा, इसको देख के ऐसे खुद निर्माण कर लेगा। ये होता है रूपरेखा अनुकरण। जब एक शिक्षक बालक के सामने किसी वर्ण, शब्द या अंक की रूपरेखा बनाकर दे देता है तो वह बालक उस रूपरेखा के आधार पर वास्तविक वर्ण या शब्द की रचना कर लेता है। ये होता है आपका रूपरेखा अनुकरण। जैसे कट है, केट है, तो केट ऐसे बना के दे दिया, बच्चा खुद बना लेगा केट। ये होता है। दूसरा है स्वतंत्र लेखन अनुकरण। इसमें क्या होता है? नाम से ही देखो, स्वतंत्र। जब एक शिक्षक कक्ष में बालक के सामने किसी वर्णमाला, गिनती या शब्दों को एक साथ लिख देता है और कक्ष में बैठा बालक स्वतंत्र रूप से उसे देखते हुए लिखने का प्रयास करता है। जैसे टीचर ने ये लिख दिया क ख ग घ ABCDEF, इस प्रकार से एकावली लिख दी है 1 2 3 4। अब बच्चे उसको देखेंगे, फिर उसका खुद निर्माण करेंगे। ये होता है आपका स्वतंत्र लेखन अनुकरण। तो इन दोनों में तो कोई बड़ी बात है नहीं, यहाँ से तो प्रश्न भी नहीं आना है। प्रश्न आएगा इसमें से, इसमें भी नहीं आएगा, उच्चारण में भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देख लेते हैं उच्चारण अनुकरण। जब बालक को लिखना आ जाता है तो उसकी अगली आवश्यकता क्या होती है? लिखित विषय वस्तु को बोलने या उच्चारित करने की होती है। इसके लिए शिक्षक पहले स्वयं उच्चारण करता है, फिर बालक उसके साथ साथ उच्चारण करने लगते हैं। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रत्येक विद्यालय में ऐसी अनिवार्यता होती है कि अंतिम क्लासों में जब एक बालक बोलता है तो बाकी सभी बालक उसका अनुकरण करते हैं। बताने की भी आवश्यकता नहीं है, हम भी उसी रास्ते से ही आए हैं। क्लास के जब अंतिम पीरियड होता है तो उसमें क्या करते हैं, सारे बच्चों को बाहर बिठा देते हैं। और हमारे तो वो कहते हैं कि बारह खड़ी बाहर नहीं, ABCD क ख ग घ ये सारी चीज़ें जोर जोर से बुलवाते हैं। तो वो क्या क्या होता है,
उसमें बच्चे की प्रैक्टिस करवाई जाती है बोलने की। तो ये होता है आपका उच्चारण अनुकरण। अंग्रेजी भाषा सिखाते समय इसका और भी महत्व अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में एक ही वर्ण का उच्चारण अन्य स्थान पर बदल जाता है। जैसे यहाँ पे देखो CUT, यहाँ यू का उच्चारण क्या है, ए है, कट, ए के रूप में आ रहा है। लेकिन इसमें देखो PUT, अब बच्चे को उच्चारण नहीं करवाएंगे तो वो क्या करेगा, PUT, यू का उच्चारण तो ए होता है, पट कर देगा, पट कर दे, पट हो जाएगी, फिर गलत हो जाएगा। इसलिए उच्चारण जो होता है, उच्चारण अनुकरण होता है, वो भी उपयोगी है। इसमें बच्चे को पता लग जाएगा कि ये पुट बोला जाता है, न कि पट। यस में देखो वाई का उच्चारण करेंगे तो यस ये के रूप में आ रहा है, लेकिन बायोलॉजी में वाई का उच्चारण ई के रूप में आ रहा है, यानी बायोलॉजी। तो इससे ये पता लगेगा। प्रश्न आता है इसमें से ये क्या है, रचनानुकरण, ये उपयोगी है। देखो मित्रों, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु क्या, कि जब बालक को लिखना और पढ़ना आ जाए तो उसके बाद उससे विभिन्न प्रकार की रचना करके सिखाया जाता है। विभिन्न प्रकार की रचनाएं करना सिखाया जाता है। इसके लिए शिक्षक कोई एक रचना करके बता देता है, उसके आधार पर बालक को दूसरी रचना करनी होती है। जैसे गाय का निबंध लिखवा देने के बाद उसके आधार पर घोड़े का निबंध लिखवाना। देखो 26 जनवरी का लेख लिखवा दिया, बच्चे से कहेंगे कि अब बेटा 15 अगस्त का लिख, तो उसको क्या करेगा, उसको देखेगा, उसकी तरह उसको छाप देगा, जहां जहां 26 जनवरी लिखा था वहां 15 अगस्त कर देगा। ये है रचनानुकरण। अब बताओ, हमें तो आज भी याद है, हमारी मैडम जब थी 10वीं क्लास में, तो वो हमें एक ही अर्जी जो एप्लीकेशन थी वो रटवाती थी, बीमार की। अब वो बीमार की एप्लीकेशन के अलावा जितनी भी एप्लीकेशन है सब उसी आधार पे बेटा कर लो। पापा के ट्रांसफ़र किया जाए तो भी वो उसमें चला देते थे, टू बैग आई रिस्पेक्टफुली, आज भी हमारे वो याद है, आपकी भी होगी। तो वो क्या है, रचनानुकरण। इसमें क्या होता है, इसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं नया नहीं कर पाते, जैसा है वैसा का वैसा चलता रहता है, कुछ नया नहीं कर पाते। इसका मतलब मौलिकता का विकास नहीं हो पाता, विधायकता भी बोलते हैं इसको, मौलिकता। यहाँ पे भी इसमें लिखा है, देखो, रचना अनुकरण अपने आप में एक दोष युक्त अनुकरण है, क्योंकि इसके उपयोग से बालक में मौलिक रचना का विकास नहीं हो पाता। ये है। अब जैसे टू द रिस्पेक्ट, टू यहाँ पे आ गया, द रिस्पेक्ट। अब देखो टू यहाँ पे है और फिर कुछ लाइन छोड़ के द यहाँ पे है। अब ये अर्जी ऐसी कैसी है, एप्लीकेशन ऐसी कैसी है, हम दूसरी बनाएंगे तो भी हम इसको ऐसा ही लिखेंगे। अब टू यहाँ लिख दिया और द इसके आगे लिख दूँ मैं, तो ये गलत हो जाएगा। जैसा है वैसा का वैसा, कुछ भी अपनी तरफ से नया नहीं जोड़ना, ये होता है दोष, ये होता है मौलिक रचना। तो ये मैंने आज प्रश्न पूछा था कि रचना अनुकरण अपने आप में एक दोष युक्त अनुकरण है, क्योंकि इसके उपयोग से बालकों में मौलिक रचना का विकास नहीं हो पाता। ये प्रश्न सबसे बेहतरीन बनता है कि कौन सा ऐसा अनुकरण है जिसमें मौलिकता का विकास नहीं हो पाता, मौलिकता या विधायकता। तो आप बताएंगे रचना अनुकरण। ठीक है, ये है आपकी अनुकरण विधि। मोटा मोटी देखें तो तीन चीजें हैं, लेखन, उच्चारण और रचना। और रचना अनुकरण में मौलिकता का विकास नहीं हो पाता। बड़े बच्चों के लिए उपयोगी कौन सा है, रचना अनुकरण। छोटे बच्चों के लिए लेखन और उच्चारण अनुकरण। अब चलते हैं ध्वन्यात्मक विधि। ध्वन्यात्मक विधि देखो, एक तो इसका प्रतिपादक है वो महत्वपूर्ण है। जनक कौन है, माइकल सेमर। ये जितने भी प्रतिपादक हैं मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक से याद करवा दूंगा, एक बार याद रखिएगा कि ध्वन्यात्मक विधि का प्रतिपादक का नाम क्या है, माइकल सेमर है। एक दो बार बोलेंगे, आज आप पढ़ लीजिए, रात को जब भी सोएं, आज 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, तो आप इस विधि के प्रतिपादक को एक बार दिमाग में जरूर लाना कि ध्वन्यात्मक विधि माइकल सेमर याद हो जाएगा। माइकल सेमर के अनुसार जब छोटे बालकों को समान ध्वनि वाले कुछ शब्द लिखकर दे दिए जाते हैं, फिर उन शब्दों के अनुसार बालकों को नए शब्दों की रचना करवाते हैं, तो बालक रुचिकर तरीके से बहुत सारे नए शब्द बना लेता है। अब जैसे देखो, हमने बच्चे को लिख दिया कल, जल, पल, एक ही ध्वनि वाले लिख दिए, उससे बच्चा भी क्या करेगा, इस प्रकार के कोई नए वर्ड बना लेगा। काम, धाम, नाम, इस प्रकार से एक ही ध्वनि। लेकिन ये इसमें भी एक दोष होता है, इसमें बच्चा क्या करेगा,
इनमें जल कल पल इसकी ऐसा बना रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, कै, ये भी तो ऐसी ध्वनि दे रहा है, जल कल कक। अब ये निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इनका तो अर्थ है, पल है, जल है, मूल शब्द है इनमें तो, लेकिन ये इसका कोई अर्थ थोड़ी है। बच्चा क्या करेगा, गै और घै को जोड़ लेगा, ये भी तो ऐसा ही है। तो ये भी एक प्रकार का दोष है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस विधि के कुछ दोष हैं, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस विधि का उपयोग उस समय ही किया जाता है जब किसी भक्तिकालीन कवि जैसे मीरा, रसखान, सूरदास, तुलसी, रहीम, कबीर इत्यादि। गुण देखो इस विधि के, गुण क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। ये बहुत बार शब्द आता है मनोवैज्ञानिक। देखिए ये मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या है, कहीं भी मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, इसका मतलब ये समझना आपको कि या तो उस विधि में कोई ना कोई प्रतिपादक है, उस विधि का कोई ना कोई प्रतिपादक है, या फिर उस विधि में बच्चा रुचि लेता है। इन दोनों चीज़ों में कोई एक चीज़ लागू होती है तो वो विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि का प्रतिपादक है तो ये क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके द्वारा बालक रुचिकर तरीके से समान ध्वनि वाले बहुत सारे शब्दों की रचना कर लेता है। बच्चे को मजा आता है, कल पल जल इस प्रकार से वो भी अपनी तरफ से बना लेता है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों के लिए क्या है, रुचिकर है। अब देखो इसका दोष देखते हैं। भक्तिकालीन रचनाओं के शिक्षण को रोचक बनाती है, ठीक है। दोस्त देखो, कई बार बालक निरर्थक शब्दों का निर्माण कर लेता है और इसमें समय अधिक खर्च होता है। तो ये एक छोटी सी बात हमने बताई है। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे श्रुति लेखन विधि के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। मोटी मोटी 2-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मुद्दे की बात ये है, अनुकरण 3 प्रकार का, लेखन, उच्चारण और रचनानुकरण। मौलिकता का विकास किस में नहीं होता, रचनानुकरण में। ध्वन्यात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है, माइकल सेमर। और इन विधियों में क्या क्या है, छोटी छोटी 2-4 बातें मैंने आपको बताई हैं, वो भी याद रखिएगा। एक सीक्वेंस के साथ इसको आप थोड़ा सा तय कर लीजिएगा। अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे श्रुति लेखन विधि और एक आएगी आपके व्याकरण अनुवाद विधि। ये 2 विधियाँ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।